हेलो टू ऑल ऑफ यू। नाउ स्टूडेंट्स, आज से हम सी लैंग्वेज की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे, साथ ही साथ में कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर देखेंगे। ये आपका जो सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट है, ये आपके इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के कंपटीशन एग्जाम में, कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम में, साथ ही साथ में और भी अन्य जो भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम है उनमें काम में आएगी। सी लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है और ये लगभग हर परीक्षा में पूछी जाती है जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं। ओके, सो चलिए आइए, सी लैंग्वेज जानने से पहले हमें जानना होगा सी की हिस्ट्री। आइए जानते हैं कि सी लैंग्वेज का उदय कैसे हुआ, कैसे हमारे पास सी लैंग्वेज आई। यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, मीन्स एक टेबल बनाई हुई है। इसमें मैंने कुछ लैंग्वेजेस बताई हुई है और उनके ईयर बताए हुए हैं और उनके फाउंडर्स बताए हुए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले एक लैंग्वेज आई जिसको हम बोलते थे एल्गोल। एल्गोल लैंग्वेज का यदि आप फुल फॉर्म देखें तो एल्गोल लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये लैंग्वेज आपकी आई थी 1960 में और इसको डेवलप किया था इंटरनेशनल ग्रुप ने। एक इंटरनेशनल ग्रुप है प्रोग्रामिंग का, उसने एल्गोल लैंग्वेज को डेवलप किया था 1960 में। फिर टाइम थोड़ा आगे बढ़ा, फिर 1967 में एक नई लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम था BCPL। BCPL का यदि आप फुल फॉर्म देखें तो BCPL का फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। ओके, सो BCPL का फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका नाम बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, आइए जानते हैं। देखिए 1967 में मार्टिन रिचार्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने BCPL लैंग्वेज को तैयार किया। इन्होंने इसमें लगभग कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों को लाया, यानी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स लेकर BCPL लैंग्वेज को तैयार किया। इसी कारण इसका नाम है बेसिक कंबाइंड, यानी कंबाइंड किया है, यानी ये जो लैंग्वेजेस में कई सारी लैंग्वेज के फीचर्स जो है वो कंबाइंड होकर आए। ओके, सो BCPL में मार्टिन रिचर्ड ने क्या किया, कई सारी लैंग्वेजों का संग्रह किया और कई सारी लैंग्वेजों को का संग्रह करके एक BCPL लैंग्वेज का निर्माण किया। फिर नेक्स्ट 1970 की हम यहाँ पे बात करते हैं तो 1970 में केन थॉम्सन ने एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक B लैंग्वेज का निर्माण किया। केन थॉम्सन ने बेसिकली देखा जाए तो जो मार्टिन रिचार्ड ने BCPL लैंग्वेज बनाई थी, इसी लैंग्वेज को इम्प्रूव किया है, आगे बढ़ाया है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मार्टिन रिचार्ड की लैंग्वेज को सम्मान देते हुए या मार्टिन रिचार्ड को सम्मान देते हुए उन्होंने अपने द्वारा बनाई हुई लैंग्वेज का नाम B रखा। ये B नाम जो है वो BCPL से लिया गया है, मीन्स BCPL का जो फर्स्ट लेटर है B, उसी से उन्होंने B लैंग्वेज का निर्माण किया। ठीक है, अब बात ये आती है कि केन थॉम्सन ने B लैंग्वेज का निर्माण किया क्यों था। तो देखिए 1970 के करीब केन थॉम्सन के विचार आया कि क्यों ना हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं जो कि आपका होगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के बारे में केन थॉम्सन ने विचार किया और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया, BCPL लैंग्वेज को और इम्प्रूव किया और BCPL लैंग्वेज को इम्प्रूव करके एक B लैंग्वेज बनाई और B लैंग्वेज का यूज करके उन्होंने यूनिक्स लैंग्वेज का निर्माण किया। फिर केन थॉम्सन के साथ काम करते थे डेनिस रिची। डेनिस रिची ने क्या किया, डेनिस रिची ने B लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एक नई लैंग्वेज बना दी और उसका नाम दे दिया सी लैंग्वेज। यानी कह सकते हैं आप ऐसा कि BCPL लैंग्वेज के फीचर्स जो है वो B लैंग्वेज में आए, क्योंकि BCPL को इम्प्रूव करके B लैंग्वेज बनाई गई है और फिर B लैंग्वेज को इम्प्रूव करके ही C लैंग्वेज बनाई गई है। ठीक है, अब बेसिकली C लैंग्वेज बनाने का उद्देश्य क्या था। तो देखिए क्या हुआ, डेनिस रिची ने केन थॉम्सन से कहा, असल में डेनिस रिची और केन थॉम्सन साथ में काम करते थे। डेनिस रिची ने कहा उस समय केन थॉम्सन से कि यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम और भी ज्यादा इम्प्रूव करते हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने फिर से एक नई लैंग्वेज बनाई जिसको हम बोल रहे हैं सी लैंग्वेज। ठीक है, तो इन्होंने B लैंग्वेज का यूज करके ही या कह लीजिए B लैंग्वेज को इम्प्रूव करते ही सी लैंग्वेज को तैयार किया। कब, 1972 में। ठीक है, जब सी लैंग्वेज तैयार हो गई फिर उन्होंने केन थॉम्सन से फिर कहा
कि अब जो सी लैंग्वेज तैयार हो गई है, अब हम इसमें दोबारा से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करते हैं। इन्होंने कहा, डेनिस रिची ने कहा कि मुझे लगता है कि जब हम यूनिक्स को अब हम सी लैंग्वेज के द्वारा तैयार करेंगे तो इसमें और भी कई नए फीचर्स ऐड हो सकते हैं। अब ये नया फीचर कौन सा ऐड करना चाहते थे, तो ध्यान रखिएगा, डेनिस रिची ऐड करना चाहते थे एक नया फीचर। वो चाहते थे कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको पोर्टेबल बना दिया जाए। ठीक है, पोर्टेबल मीन्स आप सब अच्छे समझते हैं। पोर्टेबल मीन्स यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सभी सिस्टम में चल सके, आसानी से एक कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को लेके आप दूसरे कंप्यूटर में भी इसको इंस्टॉल कर सको। ठीक है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पोर्टेबल बनाना चाहते थे डेनिस रिची। ठीक है, सो बेसिकली यूनिक्स लैंग्वेज को और भी अच्छा बनाने के लिए और पोर्टेबल बनाने के लिए डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का निर्माण किया और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको और भी ज्यादा पोर्टेबल बना दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि कोई पूछता है कि सी लैंग्वेज के फीचर्स कहाँ से आए, तो सी लैंग्वेज के फीचर्स बी से आए। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप इनका क्या इम्प्रूवमेंट होता गया। और बेसिकली जो हमारी सी लैंग्वेज है इसके बनने का उद्देश्य था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी बेहतर बनाना, मीन्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पोर्टेबल बनाना। ओके, सो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है आपको, यदि आपसे पूछा जाए कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर कौन है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर भी केन थॉमसन ही है। यदि आपसे पूछा जाता है बी लैंग्वेज के फाउंडर बताइए, तो वो भी केन थॉमसन ही है। फिर यदि पूछा जाए सी लैंग्वेज के फाउंडर, तो वो डेनिस रिची हैं। बट यदि पूछा जाए कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के को फाउंडर कौन है, तो फिर वो कौन आ जाएंगे, डेनिस रिची, क्योंकि इन्होंने यूनिक्स को क्या किया और भी इम्प्रूव किया ना। तो ये क्या है, डेनिस रिची यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के को फाउंडर है। फिर इन्होंने जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो आप जानिए कि सी का आविष्कार किसने किया, तो सी का आविष्कार डेनिस रिची ने किया। ओके, क्यों किया, तो उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी बेहतर बनाने के लिए, या कह लीजिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पोर्टेबल बनाने के लिए सी लैंग्वेज को डेवलप किया। ठीक है, अब ये सी लैंग्वेज कहाँ पर बनी, तो यूएसए में एक लेबोरेटरी है, उसका नाम है AT&T बेल लेबोरेटरी। ठीक है, सो AT&T बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिची ने सी का निर्माण किया। अब हम जानते हैं AT&T बेल लेबोरेटरी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लैब। ओके, और ये कहाँ स्थित है, यूएसए में। तो ये फुल फॉर्म आपको याद करना है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। नाउ अब जो हमने सी की हिस्ट्री पढ़ ली है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आप जान लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सी प्रोग्रामिंग वाज क्रिएटेड एट डैश बाय डेनिस रिची। यानी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डेनिस रिची के द्वारा कहां पर बनाई गई थी, तो ऑप्शन देखिए, MIT यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड लैब या AT&T बेल लेबोरेटरी। आई होप आपको यहाँ पे आंसर समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर होगा AT&T बेल लेबोरेटरी। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है, मैनी फीचर्स ऑफ सी वर डिराइव्ड फ्रॉम एन अर्लियर लैंग्वेज कॉल्ड। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि सी के कई सारे फीचर्स हैं जो कि पुरानी लैंग्वेज से आए हैं। तो सी के फीचर्स किस लैंग्वेज से आए हैं, हमने अभी पढ़ा है सी के फीचर्स किस लैंग्वेज से आए हैं, आप याद करिए मन में। और यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या आएगा इसका, बी। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया जो सी लैंग्वेज है वो बी लैंग्वेज का यूज करके बनी हुई है। ठीक है, अब जो आपकी बी लैंग्वेज है उसके ऊपर केन थॉमसन ने एक टिप्पणी भी की थी। यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू केन थॉमसन बी वाज स्ट्रिप्ड डाउन वर्जन। स्ट्रिप डाउन वर्जन का मतलब होता है एक तरीके से देखा जाए तो छीना हुआ वर्जन, क्योंकि बी लैंग्वेज किसका यूज करके बनी है, BCPL का। तो BCPL के कुछ वर्जन्स को BCPL के कुछ फीचर्स को छीना गया है, आप कह लीजिए कि कुछ फीचर्स को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, सो BCPL के कुछ फीचर्स लेकर बी लैंग्वेज का निर्माण हुआ। इसी कारण केन थॉमसन ने कहा कि जो बी लैंग्वेज है वो क्या है, स्ट्रिप डाउन वर्जन है। किसका स्ट्रिप डाउन वर्जन है, वो BCPL का स्ट्रिप डाउन वर्जन है।
यहाँ पे आप स्ट्रिप डाउन वर्जन का मतलब अच्छे समझ गए होंगे आई होप कि स्ट्रिप डाउन का मतलब होता है जब हम किसी पुरानी चीज से जब हम किसी पुरानी चीज के फीचर्स लेते हैं किसी नई चीज में तो हम उसको फिर स्ट्रिप डाउन कहते हैं, ठीक है। सो बी लैंग्वेज में BCPL के फीचर्स लिए गए हैं तो इसलिए हम इसको स्ट्रिप डाउन वर्जन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सी प्रोग्रामिंग वाज क्रिएटेड इन ईयर। अब आप बताइए सी का डेवलपमेंट किस ईयर में हुआ था। आई होप आपको याद होगा, अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं। तो सही आंसर चुन लीजिए। नाउ सही आंसर है 1972। अब यहाँ पे कुछ बातें जान लीजिए। The initial development of C occurred at AT&B Labs between 1969 and 1973, ठीक है। बेसिकली जो C लैंग्वेज है इसका जो डेवलपमेंट है वो 1969 से लेकर 1973 के बीच में हुआ है। According to Ritchie, the most creative period occurred in 1972, ठीक है। और रिची के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो सबसे खास क्रिएटिव पीरियड है या जो सबसे अच्छा क्रिएटिव पीरियड है सी लैंग्वेज बनने का वो कौन सा है 1972, ठीक है। इसलिए हम 1972 में सी का डेवलपमेंट बताते हैं या सी का आविष्कार बताते हैं क्योंकि 1972 के टाइम पे जो सबसे अच्छा क्रिएशन हुआ था उसमें सी लैंग्वेज हमारी बनके तैयार हो चुकी थी। फिर आप कहेंगे यहाँ पे 73 भी लिखा हुआ है, तो देखिए कोई भी लैंग्वेज तैयार होती है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं, है ना, उसके ऊपर कुछ फॉर्मेलिटीज भी तैयार होती हैं। तो इस तरीके से इसका जो टाइम पीरियड है वो 1969 से 1973 माना जाता है। और जो 72 है वो सबसे अच्छा मोस्ट क्रिएटिव पीरियड है ना। और उस समय बताया जाता है कि और उस समय जो रिची है उनके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ये सबसे अच्छा क्रिएटिव पीरियड था और इसी समय सी जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेनिस वाज ऑथर ऑफ फेमस प्रोग्रामिंग बुक। अब जो डेनिस रिची हैं इन्होंने एक बहुत अच्छी फेमस बुक भी लिखी हुई है सी की और उसका नाम पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो सकता है देखिए, सी प्रोग्रामिंग एंड टेक्निक्स, दूसरा ऑप्शन आता है थिंकिंग इन सी, तीसरा ऑप्शन आता है सी प्रोग्रामिंग फॉर साइंटिस्ट, चौथा ऑप्शन आता है दी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेक्स्ट ऑप्शन आता है लर्न सी स्टेप बाय स्टेप। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। जो दी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये डेनिस रिची के द्वारा तैयार की गई है और ये बहुत ही फेमस बुक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेनिस रिची रिसीव्ड फॉलोइंग अवार्ड। डेनिस रिची ने जब सी लैंग्वेज तैयार की तब उनको एक अवार्ड भी मिला। तो उस अवार्ड का नाम क्या है जानते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, पहला है नोबेल प्राइज, दूसरा है नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा है सोनी रेडियो एकेडमी अवार्ड, चौथा है टर्निंग अवार्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेनरिक ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी। सो राइट आंसर है आपका टर्निंग अवार्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेनरिक ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी। क्योंकि बेसिकली जो डेनिस रिची ने है इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया एक तरीके से, ठीक है। जब ये सी लैंग्वेज बनी थी तो बेसिकली सी लैंग्वेज को बनाने के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी अच्छा बना दें, ठीक है। तो उसी को डेवलप करने के लिए उन्होंने बेसिकली सी लैंग्वेज तैयार की थी और फिर सी लैंग्वेज को तैयार करके उन्होंने जो कैन थॉम्सन यानी जो फाउंडर थे यूनिक्स के उनसे बात की और उन्होंने कहा कि इसको हम सी लैंग्वेज में दोबारा बनाते हैं ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड हो जाएं, ठीक है। और वो नया फीचर था पोर्टेबल। तो ये बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पोर्टेबल बनाना चाहते थे, इसलिए सी लैंग्वेज का निर्माण किया था, ठीक है। तो लेकिन उस समय इनको नहीं पता था कि अब ये सी लैंग्वेज इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि इसमें इतनी सारी चीजें डेवलप होंगी, ठीक है। तो लेकिन ठीक है, तो सी लैंग्वेज को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन आगे चलते चलते सी काफी पॉपुलर हुई और कई जगह काम में आने लगी, ठीक है। तो इसलिए जो डेनिस रिची है उनको जो अवार्ड मिला वो ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी के कारण मिला था, क्योंकि इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेवलपमेंट किया उसकी जो थ्योरी तैयार की उसी के कारण उनको अवार्ड मिला था, ठीक है। तो जो अवार्ड था वो उनका यही था, टर्निंग अवार्ड फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ जेनरिक ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी, ये उनका अवार्ड था। आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कमिटी स्टैंडर्डाइज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन सी कमिटी ऐसी है जो स्टैंडर्डाइज करती है। तो जानते हैं ऑप्शन, पहला आता है ANSI, दूसरा आता है W3C, तीसरा आता है ISO,
चौथा आता है TRI। तो इसका सही आंसर आएगा आंसी। ठीक है, आंसी एक कमिटी है जो कि सी के स्टैंडर्ड को तैयार करती है। नेक्स्ट, रिची एंड ब्रियान कैनिघन jointly carried out the development of C and that version is। ठीक है, अब क्या हुआ, जब टाइम आगे बढ़ा तो रिची, ब्रायन एंड कैनिघन ने इन्होंने एक जॉइंटली डेवलपमेंट किया सी को, सी जो सी लैंग्वेजेस को और भी आगे बढ़ाया। इन दोनों ने मिलके एक सी का नया डेवलपमेंट किया। तो उस डेवलपमेंट का नाम क्या है? तो पहला आता है आंसी सी, दूसरा आता है RNKC, तीसरा आता है K&RC और चौथा ऑप्शन आता है ISO। नेक्स्ट ऑप्शन आता है C99। तो यहाँ पे एक बात तो जान लीजिए, इसके पहले आपने आंसी तो पढ़ा था, लेकिन आंसी जो है वो उसने क्या किया, सी के स्टैंडर्ड लिखे हैं, यानी सी का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा आंसी ने तैयार किया है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है RNKC, तो नाम से तो हमको समझ में आ रहा है कि रिची का R हो गया और ये कैनिघन का K हो गया। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है K&RC। ठीक है, तो पहले जो है इनका नाम लिया गया है, तो पहले जो है वो कैनिघन का नाम लिया गया है, देन रिची का नाम लिया गया। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इन दोनों ने मिला जुला के जो सी का वर्जन डेवलप किया था उसको हम K&RC बोलते हैं। ठीक है, रिची का नाम जो रिची के नाम का जो R है वो बाद में है। ठीक है, तो सही आंसर इसका है K&RC। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है हु वाज क्रिएटर ऑफ बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज के क्रिएटर कौन था? अभी आपको मैंने बताया, याद करिए, अभी मैंने आपको बताया था, दिमाग में याद कर लीजिए उनका नाम। मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ती हूँ जब तक। विच इंस्पायर्ड डेनिस रिची टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग प्रोसीजरल लैंग्वेज कॉल्ड सी। ठीक है, बी लैंग्वेज को किसने बनाया था और किसने बनाया था जिस लैंग्वेज के कारण ही डेनिस रिची इंस्पायर्ड हुई और उन्होंने एक नई लैंग्वेज मीन सी लैंग्वेज को डेवलप किया। ऑप्शंस देख लीजिए, जेम्स गॉसलिन, थॉमस केन थॉमसन, जॉन डब्ल्यू बेक्स, देन ब्रायन कैनिघन। तो जो सही आंसर है वो कौन सा होता है? केन थॉमसन। केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज को निर्माण किया था, डेनिस रिची ने सी का निर्माण किया था, मार्टिन ने BCPL का निर्माण किया था। ये सारे नाम आपको याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग सी। ठीक है, यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं ऐसे कौन से पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जो सी में बने हैं। देखिए, बेसिकली सी को जो है जननी कहा जाता है। सी को जो है इसको बताया जाता है कि काफी पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन सी सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। आज के टाइम में भी सी अधिकतर हर जगह हर क्षेत्र में यूज में आती है। कहाँ तो देख लीजिए, ऑरेकल जो है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मीन्स डेटा को मैनेज करने के लिए यूज में आता है ऑरेकल सॉफ्टवेयर, और ये ऑरेकल सॉफ्टवेयर सी में लिखा गया है, मीन्स इसको सी लैंग्वेज के द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा आता है कोर लाइब्रेरी ऑफ एंड्रॉइड। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसकी एक लाइब्रेरी तैयार होती है। तो आप जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूज करते हैं, इसमें बेसिकली एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो जब ये सॉफ्टवेयर है तो इसकी भी अपनी क्या है, एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कोर लाइब्रेरी है वो भी सी लैंग्वेज में लिखी गई है। नेक्स्ट, MySQL। देखिए, जैसे हमने अभी देखा ना, ऑरेकल ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसी तरीके से MySQL भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर भी मीन जो MySQL है वो भी सी लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर मीन्स जैसे कि आप डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करते हैं हमारे सिस्टम के साथ। ठीक है, जैसे कि आप प्रिंटर खरीद के लाएंगे, तो जब आप प्रिंटर खरीद के लाएंगे तो प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, तब जाके आपका जो प्रिंटर है वो प्रॉपर वर्क कर पाएगा। यानी डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद ही आपका कंप्यूटर और प्रिंटर दोनों आपस में काम कर पाएंगे, यानी दोनों आपस में अपने सिग्नल्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये जो सिग्नल ट्रांसफर होता है डिवाइसेस के बीच में, इसको हम कम्युनिकेशन बोल देते हैं डिवाइस का। ठीक है, सो डिवाइस ड्राइवर जो है वो क्या करती है, किसी भी डिवाइस और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करवाती है। बिना डिवाइस ड्राइवर के कोई भी अन्य डिवाइस आपके वर्क नहीं करेगी, यानी कोई भी आपको डिवाइस
अपने कंप्यूटर से अटैच करनी है, उससे काम करवाना है, तो उसका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। तो जितने भी अधिकतर डिवाइस ड्राइवर हैं वो सभी सी लैंग्वेज में तैयार किए गए। मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर, देखिए आप इंटरनेट चलाने के लिए किसी ना किसी वेब ब्राउजर का यूज करते हो, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ठीक है। इस वेब ब्राउजर के जो भी मुख्य पार्ट्स हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं सबसे ज्यादा, वो भी सी लैंग्वेज में ही बने हैं। मीन्स सी लैंग्वेज का यूज करके ही वेब ब्राउजर के मेजर पार्ट्स को तैयार किया गया है ना। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये तो आप सभी जान गए कि जो सी लैंग्वेज है इसका यूज करके ही नया और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना है जो कि पोर्टेबल है, और यही पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम आज सब दूर यूज में आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।